हेलो। वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 7th स्टैंडर्ड चैप्टर 3 तुर्क अफगान शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 पहले ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और आज हम लोग इसका बाकी बचा हिस्सा पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपना जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। तो पार्ट वन में हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है कि उसमें कौन कौन से वंशों का शासन रहा और उसका टाइम पीरियड क्या रहा। फिर जो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, उसके शासकों के बारे में पढ़ा, उनके प्रशासन के बारे में जाना। फिर खिलजी वंश के शासन के बारे में पढ़ा और खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी था उनका शासन प्रशासन उनके बारे में जाना। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि उनका मार्केट रेगुलेशन यानी कि जो बाजार मूल्य नियंत्रण का जो था पॉलिसी, उसके बारे में पढ़ा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जो भूमि लगान प्राप्त करने का तरीका था खिलजी वंश का, वो या फिर 13वीं शताब्दी का, वो कैसे था। तो 13वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने क्या किया था कि भारत पर अपना शासन कायम किया, तब उन्होंने क्या है भूमि लगान वसूलने की जो पुरानी व्यवस्था को ही प्रचलित रखा। तो भूमि लगान करने की जो तुर्क अफगान शासन से पहले, तुर्कों के शासन से पहले जो पुरानी व्यवस्था थी भूमि लगान वसूल करने की, उसी को प्रचलित रखा। तो बस अंतर इतना था कि भूमि की आय पर जो अधिकार करने वाले लोग थे वो बदल गए। पुराने जो शासक वर्ग थे उसमें क्या थे, जो राय, राणा, रावत जो थे, ये इनका क्या है आय पर अधिकार था। इनके स्थान पर अब तुर्कों के शासन में वर्ग भूमि की आय प्राप्त करने की जो है आय प्राप्त करने लगे थे। तो तुर्कों के जो शासक वर्ग थे वो लोग भूमि की आय प्राप्त करने लगे थे। आगे क्या था कि यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं, इसमें क्या है कि अधिक लगान वसूल करते हुए अधिकारियों के चित्र को दिखाया गया है ना, कि ये किसान है और इनसे ये लगान वसूल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आगे क्या है कि जो इतिहासकार है, इतिहासकार कौन से इतिहासकार, इतिहासकार बर्नी। तो इतिहासकार बर्नी जो है उस टाइम के बहुत ही क्या है प्रोमिनेंट इतिहासकार है। तो वो हमें बताते हैं कि खुद, मुकद्दम और चौधरी, कौन कौन थे, खुद, मुकद्दम और चौधरी, ये कौन थे, धनी किसान का वर्ग राज्य की ओर से क्या है किसानों को भूमि कर को क्या बोला जाता था, खराज बोला जाता था। वो खराज वसूल करते थे। और खराज क्या होता था, तो भूमि पर उपजने वाली पैदावार का हिस्सा होता था। तो खराज जो होता था वो क्या होता था, भूमि पर उपजने वाला जो पैदावार होता था, जो अनाज होता था, उसका हिस्सा क्या होता था, खराज होता था। और खराज कौन वसूलता था, जो खुद, मुकद्दम और चौधरी होते थे। और ये सब क्या थे, धनी किसानों के वर्ग थे। ये लोग क्या करते थे कि ये लोग किसानों से लगान वसूली करके सरकारी कोष में जमा करते थे और इस सेवा के बदले क्या है कि उन्हें कर का एक हिस्सा मिलता था। सरकारी कर्मचारियों का ये वर्ग जो है स्वयं धनी किसान होते थे, मगर अपनी भूमि पर लगने वाला कर का बोझ क्या करते थे, ये गरीब किसानों पर डाल देते थे। और भूमि कर के अलावा हर एक किसान को क्या है गृह कर और पशु कर भी देना पड़ता था। तो सिर्फ जो है कि खराज जो था वो भूमि कर था, तो वो सिर्फ खराज से ही काम नहीं चलता था। भूमि कर के अलावा किसान को क्या है कि अपना घर का भी टैक्स, जिसे घराई, और पशु का जिसे चराई कहा जाता था। तो घराई और चराई जो था, घरी, और ये भी देना पड़ता था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर वसूलने का जो अधिकार था इनसे छीन लिया और राज्य द्वारा किसानों से कर वसूलने का काम जो है सीधा अधिकारियों को दे दिया। उसने दोआब क्षेत्र और खालसा भूमि जो था, खालसा भूमि कौन सी होती थी, सुल्तान के अधीन जो भूमि होती थी उसे खालसा भूमि कहते हैं, उसकी माप करवाकर उपज का आधा भाग किसानों को भूमि कर के रूप में देने का आदेश दिया। और लगान की दर जो है एक समान रखी गई, चाहे धनी किसान हो या सामान्य किसान। तो सामान्य किसान को क्या बोला जाता था, बलाहर बोला जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अब जाके जो प्राचीन व्यवस्था थी वही चल रहा था, और लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसमें चेंजेस किया। उसने क्या किया, जो भूमि कर वसूलने का अधिकार खुद, मुकद्दम और चौधरी के पास था, उनसे छीन लिया और वो क्या किया, किसानों से वो डायरेक्ट टैक्स वसूलने लगे। और जो दोआब क्षेत्र और खालसा क्षेत्र था, मतलब जो सुल्तान के अधीन भूमि थी, सबको माफ करवाया गया और किसानों से बोला गया कि जो उपज का आधा हिस्सा है वो डायरेक्ट क्या है कि एज ए टैक्स के रूप में क्या है कि सुल्तान को दिया जाए। और लगान की दर जो है सबके लिए एक समान रखी गई, जो गरीब किसान और धनी किसान सबके लिए एक समान था। और सामान्य जो किसान होते थे तो उसे क्या कहा जाता है, बलाहर कहा जाता था। तो इस प्रकार क्या हो कि सुल्तान ने धनी किसानों का नुकसान कराकर अपनी आय तो बढ़ा ली, परंतु गरीब किसानों को कोई क्या है कि कोई लाभ नहीं। उनकी स्थिति जो है अभी भी दयनीय बनी रही, क्योंकि उन पर तो करों का बोझ बढ़ गया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक आए खिलजी के बाद, उन्होंने क्या है कि भूमि लगान की दर को उपज का आधा भाग से भी अधिक बढ़ा दिया और साथ ही कुछ नए कर भी लगा दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने तो आधा लगाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जब आए, तुगलक वंश के, तो उन्होंने टैक्स को क्या है कि और भी बढ़ा दिया और उसके साथ कुछ नए नए टैक्स भी लगा दिए। और दूसरे कर जो थे जिसमें कौन कौन से आते थे, जैसे कि चराई और गृह कर जो थे,
जैसे क्या कहते थे कि घरी घरी या घराई कहा जाता था, उन सारे टैक्स को जो है सख्ती से वसूला जाने लगा। और इन प्रयासों से किसानों का जो है तबाही का सामना करना पड़ा और किसान जो है अब विद्रोही होने लगे थे। तो किसानों के उत्पीड़न के बारे में यहाँ एक बर्नी के द्वारा लिखा हुआ कॉलम है। और ये बर्नी ने क्या है अपनी रचना जो है तारीख फिरोजशाही में लिखा है कि सुल्तान ने क्या है सख्ती के साथ राजस्व की मांग की और अनेक प्रकार के अतिरिक्त करों को किसने अबवाब लिखा है कि बहुतायत से दुआब जो है वो बर्बाद हो गया। और हिंदुओं ने अनाज के ढेरों में आग लगाकर जला दिया और अपने घरों से कहे जानवरों को भगा दिया। सुल्तान ने सिकवारों और फौजवारों को कहे कि आदेश दिया है कि पूरे क्षेत्र को उजाड़ दे और लूट मार करे। उन्होंने बहुत से खुद और मुकद्दमों को मार डाला और बहुतों को कहे कि अंधा कर दिया। जो बच निकले उन्होंने अपना गिरोह बना लिया और जंगलों की ओर भाग गए। पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया। उन्हीं दिनों क्या है सुल्तान शिकार खेलने बरन यानी कि आधुनिक बुलंदशहर गया था। उन्होंने आदेश दिया कि बरन के संपूर्ण क्षेत्र को लूट कर उजाड़ दिया जाए और सुल्तान ने कन्नौज से लेकर बलमऊ तक के संपूर्ण क्षेत्र में स्वयं लूटमार की और उजाड़ दिया। जो भी पकड़ा गया मार डाला गया और अधिकांश जो है किसान जो थे वो भाग गए और जंगलों में शरण ली। उन्होंने सुल्तान की सेना में जंगलों को घेर लिया और जंगल में जो भी मिला उसे क्या है कि मार डाला। तो ये किसानों के उत्पीड़न के बारे में बर्नी ने जो है अपनी किताब तारीख फिरोजशाही में लिखा है। आगे क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है कि वो कैसे शासक थे। तो एक प्रयोग धर्मी शासक थे, वो बहुत तरीके से प्रयोग करते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक राजकाज में नया प्रयोग करने वाला सुल्तान था। उस समय के इतिहासकारों में सुल्तान की कई योजनाओं का विशेष रूप से विवरण दिया गया है। तो सुल्तान की जो मुख्य योजनाएं थी और जो विशेष कार्य थे उनके बारे में यहाँ दिया गया है। तो उसमें जो सबसे मुख्य काम जो उन्होंने किया था या फिर उनके जो घटनाक्रम कह सकते हैं उनके टाइम पीरियड का, तो सुल्तान ने क्या कहते हैं राजधानी परिवर्तन था। और सुल्तान ने संभवतः 1327 ईस्वी में क्या है कि देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। तो दिल्ली से हटाकर उन्होंने क्या है देवगिरी को राजधानी बनाने का फैसला लिया कब 1327 ईस्वी में। और उसका नाम बदलकर देवगिरी का नाम बदलकर उसने क्या लिखा दौलताबाद रखा। उसने दिल्ली के सभी निवासियों को दौलताबाद जाकर रहने का आदेश दिया। और सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया? तो ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हो गया, क्या रीजन हो गया कि उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। तो इसमें क्या आपने इसके विषय में क्या है कि इकाई 1 की इतिहासकार की भूमिका शीर्षक में इतिहासकार बर्नी और इसामी के विवरणों को पढ़ना है। तो यहाँ पे इस किताब में लिखा हुआ है कि जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो आपको भी याद होगा कि बर्नी किस तरह से मतलब दो अलग अलग मत होते हैं। तो बर्नी और इसामी जो है उन्होंने जो अपना अलग अलग ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। तो किसके बारे में दिया था? जो सुल्तान के राजधानी परिवर्तन जो किए थे उस टाइम पे क्या घटनाक्रम हुआ था उसी के बारे में। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री को समझेंगे कि उन्होंने क्यों परिवर्तन किया था। तो उसमें हम अभी शॉर्ट में बता देते हैं। तो उसमें क्या था कि जो बर्नी और इसामी जो थे उसमें से इतिहासकार था, दोनों का ये मानना था कि दौलताबाद जो है वो सेंटर में पड़ता है और वहां से क्या है कि उनको राजकाज चलाने में आसानी हो सकती है। इसीलिए शायद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से बदलकर जो है कि दौलताबाद को अपना राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। तो इस मैप में हम लोग क्या है देख सकते हैं कि ये तुगलक वंश के टाइम पे जो शासन था, भारत का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो उसको देख सकते हैं। तो ये जो था ना, ये डार्क ग्रीन कलर में था, इसमें पूरा तुगलक वंश का शासन था। लेकिन इधर जो लाइट ग्रीन में है यहाँ पे वो कब्जा करना चाहता था जहां वो नहीं कर पाया था। और इसीलिए क्या है कि वो दौलताबाद जो देखिए यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है और वो दौलताबाद है। और जबकि उसका मन जो था कि वो यहाँ पे है जो वो कैप्चर करे, और इधर ये तो दिल्ली से ये जो है यहाँ पे कैप्चर करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो यहाँ पे रहना चाहता था ताकि यहाँ से ये भी नजदीक है और ये भी नजदीक है, तो यहाँ से वो उसको कैप्चर कर सकता है। अब जो नेक्स्ट घटनाक्रम था उसका राजधानी परिवर्तन के बाद वो था खुरासान विजय। तो मोहम्मद तुगलक जो थे वो खुरासान यानी ईरान को जीतने की योजना बनाए थे। और खुरासान में क्या था, ईल खान मंगोलों का शासन था और अबू सैयद जो थे वहां के सुल्तान थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो है इस देश पर विजय पाने के लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी की। उसने ट्रांसऑक्सिनिया यानी कि जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है के चगतई मंगोल शासक जो थे कौन थे, तरमसिरीन और मिस्र के जो सुल्तान थे उनसे दोस्ती की थी। मिस्र के सुल्तान से दोस्ती की थी और मंगोल जो शासक थे तरमसिरीन, जिसे तरनसरीन भी कहते हैं, है ना। तो जो तरनसरीन थे और मिस्र के सुल्तान दोनों से दोस्ती की। और तरनसरीन कौन थे, वो चगतई मंगोल शासक थे। और ये कहाँ के शासक थे, ट्रांसऑक्सिनिया जिसे आजकल आधुनिक उज्बेकिस्तान भी कहते हैं। किस लिए की थी, क्योंकि उनको क्या है खुरासान या ईरान पर जो है उसको जीतना था, उस पर विजय करना था। परंतु क्या है सुल्तान की जो है खुरासान पर विजय पाने की इच्छा जो है वो सफल नहीं हो सकी, क्योंकि मिस्र का सुल्तान और खुरासान के सुल्तान जो है दोनों दोस्त बन गए।
तो मिस्र के सुल्तान से तो उन्होंने दोस्ती की थी, लेकिन मिस्र का सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक से दोस्ती करने के बजाय क्या किया, उल्टा क्या है खुरासान के सुल्तान से जो है वो दोस्ती कर ली। और दूसरी ओर क्या है तरमसरीन जो थे उसके भाई ने जो है गद्दी से उसको हटा दिया। और जो उज्बेकिस्तान के चगते शासक तरमसरीन थे उसको जो दोस्त बनाया था, तो उसको भी क्या है उसके भाई ने जो उसको गद्दी से हटा दिया। अब सुल्तान के पास क्या है कि इतनी बड़ी सेना को क्या है कि तनख्वाह देने के लिए खजाने में पैसा नहीं था। अतः सैनिकों ने क्या है कि उनके जो है सैनिकों को उन्होंने पद से हटा दिया। और अचानक हटाए गए जो बेरोजगार थे, उन्होंने बेरोजगार सैनिकों ने डकैती एवं लूट मार करना प्रारंभ कर दिया, तथा क्या है कि ये जनता एवं सरकार दोनों के लिए क्या है कि वो सिर दर्द बन गए थे। तीसरा जो था उनका जो है इंपॉर्टेंट घटनाक्रम उसके टाइम पीरियड का, वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कि अपने सैनिकों को नकद वेतन देने के लिए आज की क्या है कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक सिक्का चलाए थे। तो उस टाइम पे क्या चलता था, सिक्के चलते थे। लेकिन उन्होंने क्या कि जो अब हम लोग, लेकिन अब के टाइम पीरियड में क्या करते हैं हम लोग, जो पेपर मनी यानी कि कागज के जो पैसे का इस्तेमाल करते हैं नोट का, तो उसी तरह क्या है कि कागजी मुद्रा की तरह उन्होंने क्या एक सांकेतिक सिक्का चलाया। और ये सिक्का क्या होता है कि धातु से बने होते थे, लेकिन वे सिक्के क्या है उस समय के प्रचलित सोने चांदी के ना होकर तांबे जैसी सस्ती धातु से बनाए गए थे। तो अब उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम पे सोना या चांदी का जो चलता था सिक्का, तो सोना चांदी का ना बनाकर उन्हें क्या है कि तांबे जैसी सस्ती धातु का बनाया। लोगों ने क्या है कि इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, और उन्होंने क्या है कि सिक्कों क्यों क्यों भरोसा नहीं था, क्योंकि सिक्कों का नकल करना जो है वो बहुत आसान था। लोग जो है नकली सिक्के बनाकर तमाम तरह के करों का भुगतान करने लगे, और सोने और चांदी के सिक्के को बचाकर अपने घरों में जो है जमा करने लगे। किंतु जब व्यापारियों ने क्या है कि सांकेतिक सिक्के को लेने से इनकार कर दिया, तब सुल्तान के क्या है कि सांकेतिक मुद्रा जो है उनको बंद करनी पड़ी। यानी कि लोग क्या करते थे, तांबे जैसे सस्ती धातु थे तो अपने घर पे क्या है सिक्का बना लेते थे, और उससे अपना मनमर्जी चीज खरीद लेते थे, और जो सोना और चांदी का सिक्का उसको मिलता था उसको अपने अपने घरों में जमा करने लगे थे। और जो व्यापारी जो थे उन्होंने क्या है कि तांबे के सिक्के लेने से मना कर दिया। तो ये इससे क्या हो गया, पूरी तरीके से जो ये सांकेतिक मुद्रा का प्लान था वो फेल हो गया। अब आगे पढ़ेंगे जो कृषि सुधार उन्होंने किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विस्तार और सुधार के लिए योजना बनाई थी, और दीवाने अमीर को ही जिसे कृषि विभाग नामक जो है नया विभाग बनाया था, और जिसके क्या है कि जिसके जिम्मे 60 वर्ग मील का क्षेत्र सौंपा गया। उसने उस क्षेत्र में कृषि का विस्तार करने की ऐसी योजना बनाई कि थोड़ी सी जमीन भी जो है खाली ना पड़ी है। और सुल्तान का इरादा बंजर भूमि को खेती के तहत लाने का था। किसानों को बीज बैल खरीदने एवं कुआं खुदवाने के लिए 70 लाख टंका की बड़ी रकम जो है कृषि ऋण के लिए मंजूर किया गया। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का क्या है कि प्लान था कि क्या है कि किसी के पास अगर 60 वर्ग मील का भी क्षेत्र है, तो उसमें क्या है कि एक जो है डिपार्टमेंट बनाया गया 60 वर्ग मील के क्षेत्र में, जिसे क्या है दीवाने अमीरे को ही या कृषि विभाग कहा गया। और उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि थोड़ा सा भी जमीन खाली नहीं रहे, कोई जमीन बंजर नहीं रहे, और उसके लिए उन्होंने किसानों को बैल, हल जो है और बीज ये सब खरीदने के लिए, कुआं खुदवाने के लिए 70 लाख टंका का जो है ये सब कृषि ऋण जो है के लिए मंजूर किया, अवेलेबल किया किसानों के लिए, जिसे क्या है कि तकावी भी कहा गया इस ऋण को। परंतु सल्तनत क्या है, परंतु 3 साल तक बंजर भूमि का जो है 1000वां भाग भी खेती के लायक नहीं बनाया जा सका। प्लान तो बना दिया गया, लेकिन प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ कि 3 साल तक क्या है कि बंजर भूमि का 1000वां भाग भी जो है खेती के लायक नहीं बनाया गया। सुल्तान ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था वे इस काम को करने के जो है योग्य नहीं थे, और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण सुल्तान के द्वारा मंजूर किया गया कृषि ऋण का शायद ही कोई अंश जो है वो किसानों को मिल पाया। यानी कि करप्शन इतना ज्यादा था कि जो अधिकारी जिन्होंने नियुक्त किया था वही लोग पैसा खा गया, और किसानों को नहीं मिला। अतः जो है किसान भी क्या है कि इस योजना के प्रति जो है बहुत ही उदासीन रहे। तो कृषि सुधार जो है एक सरकारी दायित्व है, ये बात जो है मोहम्मद तुगलक के समय में उभर कर सामने आई है। तो ये मोहम्मद तुगलक एडमिट करते थे कि कृषि सुधार जो है एक सरकारी दायित्व है। तो इसी को है जो हम इस चैप्टर के माध्यम से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सल्तनत काल में कृषि उत्पादन, तो 13वीं-14वीं शताब्दी में भूमि और व्यक्ति का अनुपात जो है वो बहुत अनुकूल था, अर्थात काफी मात्रा में भूमि जो है उपलब्ध थी, और उस पर खेती करने वाली की जो संख्या थी वो बहुत ही क्या है कम थी, और किसानों द्वारा बड़ी संख्या में फसलें उगाई जाती थी। और यहाँ क्या है कि ठक्कुर पेरू जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के ठकराल का प्रमुख था, करीब 25 फसलों के जो है नाम क्या है कि गिनता है। और खाने वाली फसलों में वो गेहूं, धान, मोटे अनाज, जौ, ज्वार, बाजरा तथा दलहन, जिसमें क्या है उड़द, मूंग, मसूर का विवरण मिलता है,
नकदी फसलों में वो क्या करता है, गन्ने, कपास तथा तेल प्रदान करने वाली फसलें, जिसमें तिल और अलसी का नाम बताता है। तो ये कौन बताया, ठक्कुर फेरू। और ये कौन था, दिल्ली के ठकराल का जो है प्रमुख था खिलजी के समय में, और वही इन सब चीजों के नाम जो है वो बताता है। और नील के उत्पादन का संकेत भी जो है ठक्कर पेरू के ही बात से मिलता है, कि ईरान के जो इल्खान शासकों द्वारा अपने देश में नील की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था, ताकि भारत पर जो है वो निर्भरता कम हो सके। मोहम्मद बिन तुगलक किसानों को सलाह दिया करता था कि वे अपनी फसलों में सुधार करें, और गेहूं की जगह क्या है कि गन्ना, और गन्ना की जगह अंगूर बोए। चीनी यात्री जो थे वो गहुवन से बंगाल में रेशम के कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। तो चीनी यात्री थे गेहुआन, उनसे क्या है कि बंगाल में जो रेशम के कीड़े पाले जाते थे उसकी जानकारी प्राप्त होती है। नहरों द्वारा सिंचाई। तो समकालीन स्रोतों से हमें क्या है कि नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने का विवरण मिलता है, और फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है कई नहरें खुदवाने का काम किया गया था। उसने क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी से हिसार जो है, हरियाणा का जो हिसार है, वहां पानी ले जाने के लिए नहरें बनवाई थी। और दोआब में जो काली नदी है उससे क्या है, एक नहर खुदवाया था, जो दिल्ली के क्या है जिस यमुना नदी से मिलती थी। और एक नहर थी सतलज और घग्गर जो है नदी से निकलवाई। नहरों द्वारा सिंचाई के कारण पूर्वी पंजाब में कृषि का बहुत विस्तार हुआ, और भूमि का एक बड़ा भाग जो लगभग 80 कोस में फैला था, वो क्या है कि रजवा और उलूग खानी नामक दो नहरों में सिंचा जाता था। और क्या कौन कौन से थे, जो 80 कोस में फैला हुआ था भूमि का एक बड़ा भाग, उसमें क्या था कि रजवा और उलूग खानी नामक दो नहरों से सिंचा जाता था। और इन नहरों के कारण, नहरों के किनारे 52 कृषि बस्तियां भी बस गई थी। कितनी, 52। और एक भी गांव उजड़ नहीं रह गया, और एक गज भूमि भी ऐसी नहीं बची जहां खेती ना होती थी। तो ये सब कैसे संभव हुआ, फिरोज शाह तुगलक की जो नहर सिंचाई के लिए नहरें जो खुदवाई गई उसी से संभव हो सका। आगे क्या है कि सल्तनत काल में किसानों का जीवन कैसा था। तो यहाँ जो है एक हम चित्र देख सकते हैं, खेत जोतता हुआ एक किसान का चित्र है, जो मिफ्ताहुल फिजाला 1450 ईस्वी में एक मिफ्ताहुल फिजाला किताब है, उसमें जो है यह चित्र बना हुआ था। तो ये देख सकते हैं, यह खेत जोतता हुआ एक किसान का चित्र है। तो सल्तनत काल में आबादी का एक बड़ा भाग जो है वो किसानों का था, और जो गांवों में रहता था, और एक गांव में लगभग 200 से 300 लोग रहते थे। किसानों द्वारा क्या है कि व्यक्तिगत रूप से खेती का काम किया जाता था। भिन्न भिन्न आकार की भूमि पर क्या है किसानों का स्वामित्व था। एक ओर तो बड़ी भूमि के भागों का मालिक खुद खूत मुकद्दम और चौधरी था, जबकि दूसरी ओर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का जो स्वामी था उसे क्या कहते थे, बलहर किसान। यानी कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बड़े किसान थे उनको क्या कहा जाता था, खूत मुकद्दम और चौधरी कहा जाता था, जबकि जो छोटे किसान या गरीब किसान होते थे उनको बलहर किसान कहते थे, और जिसे गांव में क्या है कि निम्न कोटि का माना जाता था। किसानों के नीचे जो भूमिहीन होते थे या फिर निम्न जातियों का एक समूह जो है रहा होगा, परंतु इनके विषय में जो है हम लोग को कम जानकारी मिलती है। किसान के क्या है कि खेती के औजारों के जो है वो स्वयं मालिक थे, और किसानों के पास जो है आमतौर पर एक जोड़ा बैल और हल होता था। साधारण किसान फूस की छप्पर वाली मिट्टी के झोपड़ियों में रहते थे, जिन्हें बांसों पर टिकाया जाता था। इनके घर जाड़े, बरसात एवं गर्मी से बचने की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करते थे। वे खाना पकाने और खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। खूत एवं मुकद्दम जो है वो किसान थे, परंतु ऐसे किसान जो ग्रामीण उच्च वर्ग की दहलीज पर खड़े थे, और जब वो संपन्न हुए तब उन्होंने अपने से ऊंचे लोगों के तौर तरीकों की नकल आरंभ की, जैसे कि घुड़सवारी करना, अच्छे कपड़े पहनना और पान खाना। संपन्न किसानों के घरों के जो है मुख्य इमारत के चारों तरफ खाली जमीन हुआ करती थी। बरामदे के साथ एक से अधिक कमरे, आंगन चबूतरा होता था। दीवार चित्रकारी से जो है वो सजी होती थी, और उनके रहने के स्थान के जो है चारों तरफ जो है सब्जी और फल फूल का जो है वो बगीचा होता था। ये क्या है, उनके रहने के चारों तरफ सब्जी, फूल और फल का बगीचा होगी। किसके घरों में, जो खूत और मुकद्दम होते थे उनके घरों के पास। ये तो ये जो है यहाँ पे कुछ मिलान करने वाले क्वेश्चन है, उसको हम लोग मिलान करते हैं कि राजवंश और उसके संस्थापक को मिलाना है। तो प्रारंभिक तुर्क वंश थे, उसके संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश खिज्र खां, लोधी वंश बहलोल लोधी। तो ये जो है इस चैप्टर का ये एंड है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो है हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।